नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर में झुन्नू में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार पुनः हम जो है दूसरी क्लास लेकर हाजिर हैं। और दोस्तों, जो लास्ट क्लास थी, इस लास्ट क्लास के अंदर जो थी वो हमने बात की थी राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उन्हें प्राचीन समय में किन किन नामों से जाना जाता था। और हमने लास्ट जो क्लास थी उसके अंतर्गत इन बातों पे चर्चा की थी कि अयोध्या प्रदेश के अंदर कौन सा भौगोलिक प्रदेश आता है, शेखावाटी के अंदर कौन सा भौगोलिक प्रदेश आता है, मेवल व देवल में कौन सा भौगोलिक प्रदेश आता है, इन पे हमने चर्चा की। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान जो है, इस राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार जो है वो कहाँ पे है। दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान की स्थिति के बारे में तो सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान की स्थिति। दोस्तों, राजस्थान की स्थिति जैसे ही शब्द आता है तो हमारे सामने एक विचार आता है कि राजस्थान जो है वो हमारी जो पृथ्वी है या ग्लोब है उस ग्लोब में कौन से हिस्से में अवस्थित है। और आप सबको पता है कि इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत अपना भारत है और भारत में आप सबको पता है राजस्थान अवस्थित है। तो हम कहते हैं कि राजस्थान भारत में कौन से हिस्से में, एशिया महाद्वीप में कौन से हिस्से में है और विश्व में कौन से हिस्से में विद्यमान है। तो उनकी जो लोकेशन है, लोकेशन भी देखनी है हमें। उसके साथ साथ हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि वो कौन सी दिशा में है, उसके अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति कौन सी। हम कहेंगे पृथ्वी पे कौन सी है तो वही अक्षांशीय देशांतरीय पृथ्वी पे जो है वही एशिया महाद्वीप में होगी, वही भारत में होगी। यानी कहने का अर्थ ये अक्षांशीय व देशांतरीय जो स्थिति है वो हमें पृथ्वी के संदर्भ में याद करनी है। और उसके बाद में हमें जो बातें याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि इस पृथ्वी के कौन से हिस्से में राजस्थान है, एशिया भाग के कौन से हिस्से में राजस्थान है और भारत के कौन से हिस्से में राजस्थान है विद्यमान है। दोस्तों, उसी संदर्भ में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे, इसे 3 भागों में बांट देते हैं। पहला जो है वो विश्व कह दो, पृथ्वी कह दो, और विश्व या पृथ्वी का छोटा रूप है वो है ग्लोब में। दूसरा हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में, क्योंकि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। और तीसरी जो बात करेंगे वो हम करेंगे भारत में। तो तीनों को हम सामूहिक रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी। दोस्तों, आप सबको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी कारण पृथ्वी की जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं वो 23.5 के अंश से क्या होती है, विभाजित है। यानी हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश जो है ये पृथ्वी के बीचों बीच है, इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है भूमध्य रेखा। और ये जो भूमध्य रेखा है इस पर दिन और रात बराबर होते हैं और पृथ्वी का ऐसा स्थान जहाँ पे दिन और रात समान होते हैं उससे विषुव कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर दिन और रात की जो अवधि है दोस्तों वो समान होती है और इसीलिए इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। अब पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसे बोलते हैं मकर रेखा। यानी कहने का अर्थ ये है 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जो भी भौगोलिक प्रदेश होगा वो उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में जो भी भौगोलिक प्रदेश होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। यानी अक्षांश की दृष्टि से हम पृथ्वी को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं देशांतर की दृष्टि से। और देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और हम कहें 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जो हिस्सा होगा वो होगा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में जो हिस्सा होगा वो होगा पश्चिमी गोलार्ध। तो हम बात करते हैं ये जो है ये पश्चिमी गोलार्ध होगा
और ये कौन सा होगा, पूर्वी गोलार्ध। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है ये अक्षांश और देशांतर के आधार पर जो है 4 गोलार्धों में विभाजित है। मैं कहता हूँ 0 डिग्री, ये जो हिस्सा है 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री देशांतर वाला ये जो हिस्सा है इसे बोलेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध होगा, ये होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। दूसरा, ये 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री ये होगा उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ये जो हिस्सा है इसे बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो हिस्सा है यहाँ से इस गोलार्ध यानी 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 0 डिग्री देशांतर वाला जो हिस्सा है इसे बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी को हमने 4 गोलार्धों में विभाजित कर दिया। एक जो गोलार्ध है उसे हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी, एक जो गोलार्ध है उसे बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी, एक गोलार्ध दक्षिणी पश्चिमी और एक गोलार्ध है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में विभाजित किया जाता। दोस्तों इन गोलार्धों में अपने भारत की संदर्भ की बात करें या राजस्थान के संदर्भ की बात करेंगे तो राजस्थान हो या हम कहते हैं भारत है, वो इस गोलार्ध में इस प्रकार से अवस्थित है। यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत और राजस्थान पृथ्वी या ग्लोब के कौन से हिस्से में, उत्तरी पूर्वी हिस्से में। कौन से हिस्से में, उत्तरी पूर्वी। तो हम कहते हैं कि राजस्थान पृथ्वी के संदर्भ में कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों एशिया के संदर्भ में, और जैसे हम एशिया के संदर्भ में बात करेंगे हमारे सामने एक स्थिति आती है। दोस्तों ये हिस्सा जो है वो यूरोप का है। आपको पता है यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वतमाला, काला सागर, इसका पूर्वी हिस्सा एशिया है, पश्चिमी हिस्सा यूरोप है। ये हिस्सा जो है वो अफ्रीका में है और ये जो हिस्सा है ये हम कहते हैं एशिया में आता है। एशिया को हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। और कहने का अर्थ ये है कि इसे अगर हम 4 भागों में बांटें इस प्रकार से, तो राजस्थान जो है वो कौन से में आता है, तो हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी। तो एशिया महाद्वीप के कौन से हिस्से में राजस्थान अवस्थित है, तो आप सबको पता होगा कौन से भाग में होगा, दक्षिणी पश्चिमी भाग में होगा, क्योंकि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में क्या है, अवस्थित माना जाता है। और जब एशिया भाग को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं तो राजस्थान की जो स्थिति आती है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में आती है। दूसरा दोस्तों आप सबको पता है, हम बात करते हैं राजस्थान की भारत के संदर्भ में। ये भारत है और भारत को भी हम 4 भागों में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में विभाजित करते हैं। तो भारत के कौन से हिस्से में, तो आप सबको पता है भारत के कौन से हिस्से में, हम कहेंगे उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, और ये जो है ये राजस्थान माना जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर स्थिति की बात करते हैं भौगोलिक, तो राजस्थान जो है वो पृथ्वी, ग्लोब या विश्व में उत्तरी पूर्वी भाग में, हम बात करते हैं एशिया में दक्षिणी पश्चिमी भाग में, और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो लोकेशन है वो राजस्थान की है। तो तीनों ही दृष्टि से हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या माना जाता है, राज्य माना जाता है। ये पृथ्वी या ग्लोब में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, एशिया में दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, और भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या है, अवस्थित है दोस्तों। तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी स्थिति की।
यानी अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान जो है, अक्षांश व देशांतर दृष्टि से राजस्थान जो है उसकी स्थिति क्या है। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर की जब भी हम बात करेंगे तो अभी जो हमने बात की वो हमें याद रखना है कि कौन से गोलार्ध में है, तो कहते हैं 0 डिग्री के उत्तर में है, तो हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ से ये जो दक्षिणी जो भाग है ये जो स्पर्श करता है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी राजस्थान की जो स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, ये जो स्थान है वो बांसवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है बोरकुंडा। बोरकुंडा में अवस्थित है। और बोरकुंडा जो है वो तहसील की जब हम बात करेंगे वो है कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील में, और जिला आप सबको पता है कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। तो हम बात करते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का प्रारंभ होता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से बोरकुंडा, बोरकुंडा के बाद में कुशलगढ़, कुशलगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। और इसका उत्तरतम जो विस्तार है वो होता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है वो कौन से स्थान पर है, तो आप सबको पता है कोणागांव। कोणागांव तहसील कहाँ पे है, हम बात करते हैं गंगानगर। और जिला जो है वो भी गंगानगर है। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है तो आप निकालोगे कि राजस्थान कितने अक्षांशों में विस्तृत है, तो निकालने का सूत्र आप सबको पता, घटा दो 23 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट निकालो। जैसे निकालेंगे 9 डिग्री, और 30 में से 23 गए तो 10 में से 3 गए 7, और हम बात करते हैं 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार जो है वो राजस्थान रखता है। यानी राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है वो कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो दोस्तों, देशांतरीय विस्तार की जैसे ही चर्चा करेंगे तो हमने 0 डिग्री देशांतर की बात की थी, तो राजस्थान इस देशांतरीय भाग में कौन से हिस्से में है, पूर्वी भाग में। तो कहने का अर्थ है राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार होगा वो पूर्वी भाग होगा, यानी ग्लोब का कौन सा हिस्सा होगा, पूर्वी हिस्सा होगा। और सबसे पूर्वी जो हिस्से की जब हम बात करें तो इसका जो प्रारंभ है तो इधर 0 है। आप 0 से प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभ इधर से होगा जैसलमेर, तो हम कहते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी राजस्थान जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये 69 डिग्री 30 मिनट जो है वो जिले की बात करते हैं तो आप सबको पता है कौन सा जिला है, जैसलमेर। तहसील की बात करेंगे कौन सी तहसील में आता है, सम तहसील में, और गांव है कटरा। कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर। जबकि 78 डिग्री 17 मिनट की जैसे हम बात करते हैं, ये तहसील की बात करेंगे तो तहसील है राजाखेड़ा। राजाखेड़ा। जिले की बात करेंगे तो धौलपुर है।
और स्थान की बात करेंगे सिलान, सिलाना कह दो, सिलोन कह दो, सिलाना गाँव। तो राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की जैसे हमने चर्चा की है, तो आपके सामने 4 पॉइंट सामने आए। उत्तरतम बिंदु कोणा गाँव, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा गाँव, पूर्वोत्तम बिंदु जो है वो सिलोना है, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कटरा गाँव है। तो दोस्तों देसी भाषा में आप सबको पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। राजस्थान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, और राजस्थान की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि प्रधान कार्यों में संलग्न है। तो कृषि प्रधान जो लोग हैं वो अपना जो अनाज है, चाहे वो खरीफ का हो, रबी का हो या जायद का, वो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि प्राचीन समय में ये जो अनाज होता था ये ओबरों में रखा जाता था, और ओबरों को आने वाले समय के लिए सील कर दिया जाता था, यानी गोबर से उनकी क्या कर दी जाती थी, लिपाई कर दी जाती थी, ताकि कोई भी कीटाणु या जीवाणु जो है वो वहाँ पे पनप नहीं पाए, या कोई जो है वो वहाँ से ले नहीं पाए। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जैसे समय बीतता गया वो जो ओबरे हैं वो लगातार जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और वर्तमान समय में हम जो है वो हमारा अनाज टंकी में रखते हैं, और टंकी को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। उसी प्रकार से जब हम टंकी में अनाज डालते हैं तो उसके लिए उससे पहले हम खेतों से वो अनाज जो है वो कट्टे और बोरियों में लाते हैं, और कट्टे और बोरियों को सील कर जो है वो टंकी में डाल देते हैं, और जहाँ पे अनाज होता है उसे अनाज घर कहा जाता है। तो उसी परंपरा को ध्यान में रखना है। यहाँ से हमने लिया कट्टा, यहाँ से क्या लिए, बोरी, दोनों को सील दिया है और कहाँ पे रख दिया है, कोने में रख दिया है। तो देसी भाषा में हम बात करते हैं, कट्टा बोरी सीलना है और कहाँ पे रखना, कोणा गांव में रखना है। और जहाँ पे रखते हैं आप सबको पता है, श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है, अन्न का भंडार कहा जाता है। तो दोस्तों ये सिंपल सी जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये हमें याद रखना। दोस्तों हम कहते हैं अक्षांश की जो सहायता है, अक्षांश की सहायता से हम अपनी जो स्थिति है वो प्रदर्शित करते हैं कि हम कौन से गोलार्ध में हैं, और देशांतर की सहायता से हम जो है वो हमारा समय बताते हैं। यानी राजस्थान जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से 7 डिग्री और 9 मिनट देशांतरों में अक्षांशों में विस्तृत है, जबकि देशांतर की बात करेंगे तो हम 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट जब निकालेंगे तो आपको पता है 17 से 30 नहीं जाएगा, तो 1 डिग्री लेना पड़ेगा, और 1 डिग्री का अर्थ है 60 मिनट, और 60 होते यहाँ पे स्त्यंतर हैं, तो स्त्यंतर में से गए तो 30 गए तो 47। दूसरा स्त्यंतर में से 69 गए तो आप सबको पता है 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरीय विस्तार राजस्थान रखता है। और जैसे ही 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार रखता है तो जो समय का अंतर आएगा दोस्तों, इस समय के अंतर को निकालने के हमें इनको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं 8 चौक 32 मिनट, और 47 को जब 4 से गुनेंगे 188 सेकंड आएंगे, और 188 सेकंड को जब हम मिनट बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। और जैसे 60 का भाग देते हैं आप सबको पता है 3 मिनट आएगी, 3 मिनट और 8 सेकंड, तो 3 मिनट इधर जोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं कि पूरे राजस्थान में 35 मिनट और 8 सेकंड का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और अमूमन इसी 35 मिनट और 8 सेकंड को हम कहते हैं कि पूरे राजस्थान में कितने मिनट का अंतर होता है, 36 मिनट का अंतर पाया जाता है। यानी राजस्थान जो है, इस राजस्थान में कुल समय का जो अंतर है कहाँ से कहाँ के मध्य, हम कहते हैं सिलाना गांव धौलपुर से लेकर कटरा गांव के मध्य जो है वो 36 मिनट का अंतर पाया जाता है। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे तो भारत में लगभग 2 घंटों का बीच का क्या पाया जाएगा, अंतर पाया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, या सूर्य उदय कहाँ पे होता है, तो जो सबसे पूर्व में होगा वहाँ पे सूर्य सबसे पहले दिखाई दे, तो हम कहते हैं धौलपुर या सिलाना। और हम कहते हैं राजस्थान का कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे अंत में सूर्य उदय होता है, तो कटरा गाँव। दूसरा कि राजस्थान में सिलाना गांव से लेकर कटरा गांव के मध्य समय का अंतर कितना है, तो आपको अभी बताया 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर पाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पे सबसे अंत में सूर्य उदय होता है, तो आप कहोगे जैसलमेर। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पे सबसे अंत में सूर्यास्त होता है दोस्तों, तो कौन सा होगा,
सबसे अंत में सूर्यास्त होगा, तो आपको पता जहाँ पे सबसे बाद में सूर्य उदय हुआ है वहीं पे सबसे बाद में क्या होगा, सूर्य अस्त होगा। तो जैसलमेर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये जो स्थिति है ये हमने बात की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति के बारे में। दूसरी अब हम बात करते हैं कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान में बोरकुंडा गांव से लेकर कोणा गांव तक की जो लंबाई है वो कितनी है। तो हम बात करेंगे कि बोरकुंडा गांव से लेकर कोणा गांव तक की जो लंबाई है वह 826 किलोमीटर, जबकि कटरा गांव से लेकर सिलाना गांव तक इसकी जो चौड़ाई है वह 869 किलोमीटर। यानी राजस्थान लंबाई कम है, चौड़ाई क्या है, ज़्यादा। और दोस्तों अगर इनमें थोड़ा सा अंतर भी याद रख लोगे तो आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा कि दोनों के मध्य, लंबाई और चौड़ाई के मध्य राजस्थान में अंतर कितना पाया जाता है। तो अंतर पाया जाएगा तो आप इसमें से 869 में से 826 घटाओगे तो आपके सामने जो है वो कितने आएंगे, 3। 9 में से 6 गए, 3 बचे, और 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 43 किलोमीटर। यानी राजस्थान में लंबाई और चौड़ाई के मध्य जो अंतर सामने आता है वो आता है 43 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में समय की बात करेंगे, अंतर कितना आता है, 35 मिनट और 8 सेकंड का समय आता है। दोस्तों इसके साथ साथ हमें एक बात और याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि यहाँ से, यानी कहने का उत्तरी पश्चिमी भाग से लेकर ये हिस्सा जिसे बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है। तो हम कहते हैं उत्तरी पश्चिमी भाग से लेकर दक्षिणी पश्चिमी भाग के मध्य जो ये है, इसकी जो लंबाई है वो है 850 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 850 किलोमीटर। जबकि दूसरी जो हम बात करेंगे उत्तरी पूर्वी भाग से लेकर दक्षिणी पश्चिमी भाग तक की जो लंबाई की हम बात करेंगे, ये जो लंबाई आती है दोस्तों ये कितनी आती है, तो हम कहेंगे 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व 850, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम के मध्य जो अंतर आता है वो आता है 884 किलोमीटर। तो दोस्तों एक बात आपको ये भी याद रखनी, और दोनों के मध्य जब अंतर आएगा तो आप 850 में से 784 घटाओगे तो कितना आएगा, 66 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, 66। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 43 किलोमीटर, और उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, और हम कहेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के मध्य जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 66 किलोमीटर आएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, राजस्थान की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के मध्य जो लंबाई चौड़ाई में अंतर की बात। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है। तो आप सबको पता है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है ये क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल माना जाता है। और आप सबको पता है कि ये जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का, आप सबको पता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,200 32,87,264 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो है वो लगभग राजस्थान में कितना है, तो आपको पता है 10.41%। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितने प्रतिशत हिस्सा है, तो आप कहोगे लगभग 10.41% हिस्सा कहाँ पे विद्यमान है, राजस्थान में विद्यमान है। और ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का हम बात करते हैं
0.25% हिस्सा कहाँ पे विद्यमान है? राजस्थान में विद्यमान है। यानी कहने का अर्थ है विश्व के कुल स्थल भाग का राजस्थान में कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो हम कहेंगे 0.25। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? वो हम कहेंगे 10.41% हिस्सा माना जाता है। जैसे हम बात करते हैं तो अपने एक और याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? तो आप सबको पता है, पहला जो जिला है वो है जैसलमेर। दूसरा जो जिला है वो है बाड़मेर। तीसरा जिला है बीकानेर। चौथा जिला है जोधपुर। पांचवा जिला है नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाले जो जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। दोस्तों अगर हम कहें सबसे कम जो क्षेत्रफल रखने वाले जिले हैं वो हम बात करेंगे पहले नंबर पर, आप सबको पता है धौलपुर। दूसरे नंबर पर दौसा। तीसरे नंबर पर डूंगरपुर। चौथे नंबर पर प्रतापगढ़। पांचवें नंबर पर राजसमंद। यानी कहने का अर्थ ये है राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल रखने वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और सबसे कम धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न जो है आपको याद ये भी रखना है कि जैसलमेर में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है वो विद्यमान है? तो दोस्तों अगर हिस्से की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का धौलपुर जिले में जो विस्तार है वो कितना है? 11.22%। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 11.22% हिस्सा जो है वो केवल और केवल कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। जबकि हम बात करते हैं कि राजस्थान का धौलपुर जो जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में विद्यमान है? तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे 0.88%, यानी 1% से भी कम हिस्सा जो है वो धौलपुर का राजस्थान में माना जाता है। यानी दौसा जो है वो जो दूसरा सबसे छोटा जिला माना जाता है उसका लगभग 1% जो हिस्सा है वो राजस्थान का हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको थोड़ी सी जनरल जो बात है वो याद रखनी है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? और हम कहते हैं दूसरा। यानी यहाँ पे अवरोही जो क्रम है वो आपसे पूछा जा सकता है। अवरोही क्रम में हम बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर को मानते हैं। और इधर हम बात करेंगे धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जो है उसे क्या करते हैं? शामिल करते हैं। दोस्तों जैसे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं साथ में हमें एक चीज़ याद और रखनी कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। और आप सबको पता है कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर क्या करती है? गुजरती है। यानी बांसवाड़ा जिले के बीचों बीच जो है वो कर्क रेखा का विस्तार पाया जाता है। और ये जो कर्क रेखा है ये डूंगरपुर को छूते हुए क्या करती है? गुजरती है। दोस्तों ये जो है ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा कह दो या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कह दो। और ये जो कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट भी कह सकते हो। कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है इसमें की राजस्थान में जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है दोस्तों। और 26 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर जो है आपको पता है डूंगरपुर में है और 25 किलोमीटर जो लंबाई है वो बांसवाड़ा जिले में माने जाती है। दोस्तों आप देखोगे कि ये जो बांसवाड़ा है इसका ये जो दक्षिणी हिस्सा है ये वाला, यानी कुशलगढ़ के दक्षिण का जो भाग है ये वाला जिसको मैंने पीले कलर से दर्शाया है आपके लिए,
ये जो हिस्सा है ये राजस्थान का एकमात्र हिस्सा है जो कौन से कटिबंध में आता है, जो आता है उष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध। यानी ये हिस्सा जो है ये उष्ण कटिबंध यानी गर्म क्षेत्र में माना जाता है। और इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, और ऊपर वाले हिस्से को जो है मैं आपके लिए इससे प्रदर्शित करता हूँ। और ये हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा है ये जो है ये आता है शीतोष्ण कटिबंध में। यानी कहने का अर्थ है राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो 2 कटिबंधों में अवस्थित माना जाता है, वो कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का दक्षिणी हिस्सा, कर्क रेखा का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा का उत्तरी जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में। यानी बांसवाड़ा को छोड़ दो, उसके अलावा राजस्थान के जितने भी जिले हैं, कितने रहे? पूरे राजस्थान में 33 जिले हैं, एक जिला बांसवाड़ा ऐसा 2 कटिबंधों में अवस्थित है। उसके अलावा राजस्थान के 32 जिले जो हैं वो केवल और केवल शीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। यानी शीतोष्ण कटिबंध का अर्थ दोस्तों ये है गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी। यानी इसलिए जहाँ पे गर्मी में गर्मी और सर्दियों में सर्दी महसूस होती है उसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध। राजस्थान के 32 जिले ऐसे हैं जो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान का एक जिला ऐसा है जो उष्ण कटिबंध में है, और हम कहते हैं राजस्थान का एक जिला ऐसा है जो उष्ण व शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में क्या है? अवस्थित है। और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। और हम कहते हैं बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा क्या करती है? गुजरती है। और अब बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा जैसे ही गुजरेगी दोस्तों, आप सबको पता है कि 21 जून को सूर्य जो है वो कहाँ पे सीधा चमकता है? 21 जून को सूर्य जो कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। तो हम कहते हैं कि सूर्य की, यहां पे मैं बात करता हूं, सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत जो किरणें हैं वो कहां पे पड़ती है? सबसे पहले तो आपको पता है पहले नंबर पर कहां पे पड़ेगी? कहां से गुजरता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के जस्ट पास में ये है डूंगरपुर। दूसरे नंबर पर अगर आए तो आपको याद रखना डूंगरपुर। और हम कहते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर, और डूंगरपुर के पास ही ये जो जिला है, देखो ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, और ये जो जिला है ये है प्रतापगढ़। दोस्तों हमने बात की बांसवाड़ा सबसे पहले, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे तो आता उदयपुर, लेकिन उदयपुर से पहले ये जो जिला है इसे बोलते हैं झालावाड़। तो चौथे नंबर पर आता है झालावाड़। अगर आप मानचित्र, इसीलिए आज मैंने खुद ने नहीं बनाया, ये जो है डाउनलोड किया हुआ मानचित्र है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में। आप जब देखोगे पहले नंबर पर बांसवाड़ा, दूसरे पर डूंगरपुर, तीसरे पर प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ से पहले बाद में हम बात करते हैं उदयपुर आता है, लेकिन उदयपुर से पहले ये जो क्षेत्र है ये देखो आप यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो चौथे नंबर पर जो आता है वो क्या आता है? झालावाड़ आता है। तो हम कहते हैं सूर्य की लंबवत किरणें या हम बोलते हैं सीधी किरणें जो हैं वो कहाँ पे पड़ती है? तो अवरोही क्रम में बांसवाड़ा पहले नंबर पर, डूंगरपुर दूसरे नंबर पर, प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पर, और झालावाड़ जो है वो चौथे नंबर पर माना जाता है। अब कहें भाई सबसे तिरछी किरणें, तो आप मानचित्र में देखोगे कि सबसे तिरछी किरणें कहाँ पे पड़ेंगी? तो पहला जो ऑप्शन आएगा आपका आएगा सबसे उत्तर में, कौन है? गंगानगर। गंगानगर, यानी गंगानगर जो है वो सबसे उत्तर में आप देखोगे। गंगानगर के बाद में दूसरे नंबर पर जो आएगा वो कौन सा आएगा? हनुमानगढ़ आएगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ज्योग्राफी को जितने मानचित्र के माध्यम से पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए बढ़िया होगा, और उतनी ही आसानी से आपको क्या होगा? समझ में आएगा। तो हम कहते हैं सबसे तिरछी, और तिरछी की बात करेंगे पहला गंगानगर, दूसरा हनुमान, तीसरा कौन सा आएगा? तो दोस्तों देखो पहला गंगानगर, बीकानेर। अब यहाँ पे है चूरू और यहाँ पे है बीकानेर, तो आपको पता बीकानेर का जो विस्तार है वो गंगानगर के उत्तर में है। तो तीसरे नंबर पर आएगा बीकानेर, और चौथे नंबर पर जो आएगा वो आएगा चूरू। तो यहाँ पे सीधा सा प्रश्न हो गया कि सर्वाधिक तिरछी कहाँ पे पड़ेगी? तो हम कहेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में। और हम कहेंगे सर्वाधिक सीधी कहाँ पे पड़ेगी? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले में पड़ेगी।
दोस्तों ये तो हो गया सूर्य की किरणों के आधार पर। दूसरा, अगर हम यहीं पे बात करें कि राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी, तो अगर मानचित्र में आपने देखा है पहले वाला ये, और ये जो आकृति आपको दिखाई देती है, आप कह सकते हो पतंग के समान है, पतंग के समान। और पतंग के समान के साथ साथ पतंग जैसी आकृति होती है जो बोलते हैं विषम कोण चतुर्भुज के समान। विषम कोण चतुर्भुज के समान, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में रोम्बोस के समान। यानी राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, हम कहते हैं पतंग के समान, हम कहते हैं विषम कोण चतुर्भुज के समान, हम कहते हैं रेम्बोस के समान। दोस्तों अगर आकृति के संदर्भ में जब भी बात करें, हमें 3 आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी, एक हम बात करते हैं अपना राजस्थान, और एक हम बात करते हैं अपना भारत। तो देखो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आप सबको पता है पृथ्वी की आकृति कहते हैं गोल, लेकिन पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसके जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वो पिचकी अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि विषुवत रेखा पर क्या पाया जाता है, उभार पाया जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी जैसी। और पृथ्वी जैसी जो आकृति होती है उसे हम कहते हैं जियोड। क्या कहते हैं, जियोड के समान है। दूसरा, हम कहते हैं राजस्थान की बात कर ली, और अब एक आता है भारत। और भारत की जब भी हम आकृति देखते हैं तो हम कहते हैं चतुर्भुज के समान। किसके समान है, चतुर्भुज के समान माने जाते हैं। तो दोस्तों 3 आकृति इससे ही प्रश्न बनता है। पहली पृथ्वी की आकृति या ग्लोब की आकृति जियोड के समान। दूसरी हमने बात की राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति हमने बात की पतंग के समान है, विषम कोण चतुर्भुज के समान है या रेम्बोस के समान है। और तीसरी जो आकृति होती है वो क्या है, भारत की आकृति है, और भारत की जो आकृति है वो कैसी है, चतुर्भुज के समान मानी जाती है। दोस्तों जैसे ही हम ये बात करेंगे तो हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के भिन्न भिन्न जो जिले हैं इनकी आकृति भिन्न भिन्न मानी जाती है, और इन भिन्न भिन्न जिलों की जो आकृति है वो भी आपको क्या करनी, याद रखनी है। तो सबसे पहले जो जिलों की आकृति बात करते हैं, तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी आकृति राजस्थान जैसी है। यानी कहने का अर्थ है कि कौन सा जिला है जिसकी आकृति राजस्थान जैसी है। तो आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे जिले हैं, और ये जो जिले हैं 33 जिले आपको मैप में दिख रहा है। तो इस मैप में आप देखोगे कि राजस्थान जैसी आकृति जो है वो कौन से जिले की मानी जाती है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये आकृति कैसी है, राजस्थान जैसे ये वाली आकृति दिखाई, वैसी आकृति इस जिले की मानी जाती है। और ये जो जिला है आप मानचित्र में देखोगे तो आपको लगेगा कौन सा जिला है, टोंक जिला है। कौन सा जिला है, टोंक जिला। और टोंक जिले की आकृति कैसी है, हम कहें राजस्थान जैसी है। कैसी है, राजस्थान जैसी है। या हम कहें टोंक जिले की आकृति रेम्बोस के समान है, टोंक जिले की आकृति पतंग के समान है, टोंक जिले की आकृति जो है वो विषम कोण चतुर्भुज के समान क्या की जाती है, मानी जाती है। दोस्तों दूसरी हम बात करते हैं कि कौन सा जिला ऐसा है जिसकी आकृति जो है वो कैसी है, भारत के समान है। आप मानचित्र देखो, और आप मानचित्र में ध्यान से देखोगे तो आपके सामने उत्तर क्या आएगा कि भारत जैसी आकृति जो है वो कौन से जिले की है। भारत जैसी आकृति कौन से जिले की है, तो भारत जैसी आकृति की जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक जिला है जिसे हम बोलते हैं बाड़मेर जिला। कौन सा जिला है, बाड़मेर। और आप देखोगे भारत की भी आकृति जो है वो इसी प्रकार है जिस प्रकार से बाड़मेर की आकृति क्या की जाती है, मानी जाती है। और इसलिए हम कहते हैं भारत जैसी आकृति जो है वो किसकी है, बाड़मेर की है। दोस्तों एक जिला आता है सीकर, और सीकर की जब हम बात करेंगे, सीकर जिले की आकृति कैसी है, तो दोस्तों मानचित्र में जब आप देखोगे, मानचित्र में सीकर कहाँ पे, ये रहा। और सीकर की आकृति आपको कैसे दिखाई देती है,
आप खुद ही देखो शिखर की जो आकृति है वो कैसी दिखाई देती है। तो आप कहोगे प्याले नुमा, प्याले नुमा कह दो, या हम कहते हैं अर्ध चंद्रा आकार, यानी आधे चांद जैसी है। और आप सबको पता है अभी अपने जो है करवा चौथ गए हैं और महिलाओं ने चांद देखा, और वैसे जो चांद होता है अर्ध शेप में, वो को किसकी आकृति है, सीकर जिले के, यानी आधे चंद्र। देखो शेखावाटी तो है इसी के लिए प्रसिद्ध कि हम बात करेंगे कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, तो हम कहेंगे शेखावाटी प्रसिद्ध है। हम कहेंगे अर्धचंद्राकार आकृति, तो राजस्थान का जो सिरमौर की श्रेणी में आता है झुंझुनू और सीकर, या हम कहते हैं झुंझुनू, सीकर और चूरू, शेखावाटी बेल्ट, जो न केवल राजस्थान में ही बल्कि पूरे भारत भर में अपने धन कुबेरों के लिए क्या माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। और उसका जो सीकर जिला है उसकी आकृति कैसे है, अर्धचंद्राकार आकृति में स्थित है। दोस्तों यही जो अर्धचंद्राकार आकृति है इसे हमने नाम दे दिया प्यालानुमा आकृति। दूसरा एक जिला है चित्तौड़, और चित्तौड़ जो है चित्तौड़ जो है इसकी जो आकृति है वो कैसी है। तो दोस्तों आप देखोगे चित्तौड़ की, तो ये चित्तौड़ है और यहाँ पे चित्तौड़ है, और इसका एक खंडित भाग जो है वो यहाँ पे है, जो भैंस रोड वाला हिस्सा है। तो जैसे ये आकृति है, आपने कभी गौर किया होगा घोड़ा, और घोड़ा जो है इस घोड़े की जो पैरों में जो चीज़ लगाई जाती है उससे क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है, ताकि घोड़े के जो खुर हैं वो घिसे नहीं। तो और हम कहते हैं कि घोड़े की नाल जैसा जिला कौन सा है, तो आप कौन सा कहोगे, चित्तौड़ कहोगे। घोड़े की नाल जैसा जिला कौन सा है, चित्तौड़। दोस्तों चित्तौड़ के बाद में जो आपको याद रखना है वो याद रखना जोधपुर। जोधपुर, और जोधपुर की जो आकृति है, आपने कभी जोधपुर का किला देखा दोस्तों, जोधपुर ये रहा। और जोधपुर का जो किला है आप सबको पता है कि जोधपुर का जो किला है वो कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, अगर आपने चामुंडा माता का मंदिर देखा होगा तो हम देखते हैं कि जब चामुंडा माता मंदिर के आसपास जाते हैं तो ऊपर से जब आप देखोगे तो इसकी जो आकृति है वो मयूर के समान है, मयूर के पंखों के समान है। कैसे, मयूर के पंखों के समान है। दूसरा, इसी जोधपुर जिले की जो आकृति है वो विश्व में एक देश है, और देश का जो नाम है चलो एक बार इतना ही कि जोधपुर जो जिला है, इस जोधपुर जिले की जो आकृति है वो कैसी है, मयूरा आकार आकृति। कौन सी आकृति है, मयूरा आकार आकृति में माने जाते हैं। दूसरा दोस्तों, जोधपुर के बाद में एक जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, ये देखो ये उदयपुर है, और उदयपुर की जैसे आप देखोगे इसकी जो आकृति है वो अपने एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति जो है वो कौन से जिले के, राजस्थान की, तो हम कहेंगे वो है उदयपुर की। तो उदयपुर, और उदयपुर की आकृति जो है वो एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया देश। तो ये मुख्य रूप से कौन कौन से जिले हो गए, हमने बात की, टोंक की बात कर ली, हमने बाड़मेर की बात कर ली, हमने सीकर की बात कर ली, हमने चित्तौड़ की बात कर ली, हमने जोधपुर की बात कर ली, हमने उदयपुर की बात कर ली। एक जो जिला है वो है करौली, और करौली में जब आप देखोगे तो करौली की जो आकृति है, आप ध्यान से देखो करौली की आकृति कैसी है, तो हम कहेंगे करौली की जो आकृति है वो बतख के समान है, बतख के समान। और आप लोगों ने बतख देखी है, बतख के समान जो है वो किसकी आकृति है, करौली की मानी जाती है। दोस्तों ये तो हो गए राजस्थान के महत्वपूर्ण जिले जिनकी आकृति के बारे में जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और याद रखना है कि भारत जो है उस जैसी जो आकृति है वो कौन से जिले की है, हमने कह दिया बाड़मेर। हमने कह दिया राजस्थान जैसी आकृति कौन से जिले की है, हमने कह दिया टोंक की। हमने कह दिया ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति किसकी है, उदयपुर की। हमने कह दिया
बतख जैसी आकृति किसकी है? करौली की। हमने कह दिया प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार आकृति किसकी है? सीकर की। तो ये जो आकृतियां हैं इनमें मोस्टली राजस्थान, भारत जैसी, प्यालेनुमा, ऑस्ट्रेलिया जैसी और मयूराकार जो आकृति है वो आपको याद रखनी है दोस्तों। तो ये तो जो बात है वो हमने राजस्थान की परिचय से संबंधित जो चर्चा और परिचर्चा की, कौन कौन सी की है तो एक बार देख लेते हैं। हमने बात की है स्थिति विस्तार, हमने बात की है पृथ्वी के संदर्भ में, हमने बात किया एशिया के संदर्भ में और हमने बात किया भारत के संदर्भ में। दूसरी हमने बात की है कि इसकी जो अक्षांशीय जो स्थिति है वो क्या है, तो हमने कहा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमने कहा अक्षांश जो है वो क्या बताता है, तो हमने कह दिया स्थिति को बताता है। किसको बताता है? स्थिति, कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं या दक्षिणी गोलार्ध में। फिर हमने कहा देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। और हम कहते हैं कि देशांतर जो है वो क्या बताता है, तो हमने कह दिया समय बताता है। और हमने कह दिया पूरे राजस्थान में देशांतरीय विस्तार में कितना अंतर है? 8 डिग्री 17 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट। और जब इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो हम आपको पता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य समय का अंतर कितना है? 4 मिनट। एक डिग्री से दूसरे डिग्री के मध्य समय का अंतर 4 सेकंड है। तो जैसे हम कहते हैं 32 मिनट और 188 सेकंड और 188 सेकंड को हम सेकंडों में परिवर्तित करते हैं तो आते हैं 3 मिनट और 8 सेकंड। तो राजस्थान में पूरा जो समय का अंतर आता है वो 35 मिनट और 8 सेकंड का आता है। नेक्स्ट हमने जो बात की है वो बात की है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का कितना है? 10.41। और पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 10.25% हिस्सा राजस्थान में विद्यमान। फिर हमने कहा कि भारत में राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाले जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। सबसे कम धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद माना जाता है। उसके बाद में हमने बात की आकृति की, नहीं हमने बात की अक्षांश की। अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो इसकी किरणें जो है कहाँ कहाँ पे पड़ेगी? लंबवत कहाँ पे पड़ेगी? लंबवत हमने कहा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। और क्षैतिज तिरछी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में पड़ती है। फिर हमने बात कर्क रेखा की कुल लंबाई हमने कह दिया 26 किलोमीटर। दूसरी हमने बात की आकृति के कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो पतंगाकार, विषमकोण, चतुर्भुज के समान, रेमबोज के समान। और इसके संदर्भ में हमने बात कर ली है कि राजस्थान का कौन कौन सा जिला जो है उसकी आकृति कैसी कैसी है। तो दोस्तों आप लोगों ने आपका महत्वपूर्ण जो समय दिया है उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें जो हम हैं वो राजस्थान का भौतिक जो प्रदेश है वो लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद साथियों, जय हिंद।